अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटों में होने वाली जो ऐसी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है, जो मैं समझता हूँ जिनका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारी न्यूज़, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे एनालिसिस इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और साथ इस वीडियो में ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हुई है। अगर आपने ऑक्सी इन्फिनिटी में इन्वेस्टमेंट की है, खसूसन उनके ASX टोकन में, तो फिर आपको ये वीडियो लाजमी वॉच करनी चाहिए। या अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं, उस डेवलपमेंट का आपकी इन्वेस्टमेंट, उसके प्रॉफिट और उसके लॉस के ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले, कल मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि मैंने अपने बच्चों का एक चैनल बनाया है, इल्म आलम किड्स के नाम पे। वो कि ऑलरेडी उनका चैनल था, उसको मैंने रीनेम कर दिया आपने इल्म आलम के साथ। अच्छा, उस पे मैंने बच्चों के साथ एक गेम प्ले की। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे इल्म आलम किड्स कोर फाइटर, तो ये वाली आपको वीडियो नजर आएगी। इस वीडियो में जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है, एक तो ये है ना कि मैं बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करता हूँ। बच्चों ने मुझे चैलेंज किया था, पापा हम प्रो प्लेयर हैं और आप न्यू प्लेयर हैं, यानी आपको नहीं खेलनी आती और हमें खेलनी आती है। बच्चों का मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। इस पूरी एक वीडियो बनाई है 24 मिनट की, उसमें मुख्तलिफ किस्म की हमने गेम्स प्ले की हैं कोर फाइटर में। वो आपने वीडियो वॉच करनी है। और मेन इंटरेस्टिंग चीज में वीडियो रिकॉर्ड करने और अपलोड करने के बाद मुझे भी बाद में पता चला कि गेम खेलने के दौरान मेरे मुंह के जाविये कितने फनी से बनते हैं। वो आपने सारे देख लिया। मुझे नहीं पता था कि गेम खेलना कितना मुश्किल है, और साथ साथ आपको दिमाग के साथ साथ मुंह के जावियों के भी को भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर, जैसे मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट करता हूँ जब भी मैं इनके चैनल को प्रमोट करता हूँ बच्चों के, कोशिश करें कि आपके बच्चे अगर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह वॉच करते हैं तो उनको मेरे बच्चों का चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे बच्चे अगर कभी वीडियो अपलोड करें तो वो वीडियो देख सकें। आगे आते हैं। कुकोइन को मैं प्रमोट कर रहा था, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि अगर कुकोइन के हवाले से कोई ऐसी मार्केट में इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि उनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है लेकिन मेरी कम्युनिटी के बेनिफिट में हो सकती है, तो मैं उसको छुपाऊं, क्योंकि मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में हूं। अभी एक उनके हवाले से, कुकोइन के हवाले से इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें कुकोइन के जो ऑनर है उनकी क्लैरिफिकेशन भी है। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा राइट है कि मैं आपको वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करूं और साथ उसके ऊपर दूसरा वर्जन यानी कुकोइन का वर्जन भी पेश करूं। आगे आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसकी बात पे यकीन करना है। आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि FTX के जो फाउंडर हैं, बैंक्समैन फ्रीड, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक स्ट्रॉन्ग मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो फोर्ब्स, मेरा ख्याल था फोर्ब्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि इस वक्त, जिस वक्त मार्केट इस बेरिश कंडीशन के अंदर है, ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बल्कि दुनिया की जितनी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं, सारी मार्केट जो है अच्छा खासा लॉस में है। और इकोनॉमिक सिचुएशन को लोग रिसेशन की बजाय डिप्रेशन, कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि डिप्रेशन में है। इस सूरत हाल में बैंक्समैन फ्रीड ने कहा था कि बहुत सी ऐसी एक्सचेंज हैं जो कि सीक्रेटली इनसॉल्वेंट हैं, यानी वो ना दहिंदा हो चुकी हैं। अगर आज उनके यूजर्स एक्सचेंज से पैसा निकालने की कोशिश करें तो वो उनके पास विड्रॉवल देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि लूना, थ्री एरोज कैपिटल, फिर वॉयजर, फिर इसी तरह ब्लॉकीफाई, सेल्सियस, ये जो जितने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं लाजमी जुड़े होते हैं। तो अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो कोलैप्स करता है, क्रैश करता है, तो उसका रिपल इफेक्ट होता है। जहां जहां जिस जिस जगह उनकी जड़ें होती हैं वहां पर उसके इफेक्ट लाजमी होते हैं। तो उसकी बात ऐसे लग रहा है कि बैंक्समैन फ्रीड की बात अब थोड़ा सा उभर के सामने आ रही है। ये ह्यूबी भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है। मेरे अपने प्लेटफॉर्म में भी मैंने ह्यूबी को भी प्रमोट किया था। मेरा ख्याल है 4-5 वीडियोस मैंने बनाई थी। ह्यूबी के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि उनके जो ऑनर हैं वो अपने ह्यूबी के जो स्टेक्स हैं, यानी जो पब्लिक, क्योंकि ये फर्म है तो IPO वगैरह करते हैं, तो उसमें जो इनके स्टेक्स हैं वो 50 वो सेल आउट कर रहे हैं मार्केट में। क्यों कर रहे हैं? ये भी एक तरह का मार्केट में फियर एंड डाउट है। इन्होंने कहा है कि अगर वो सेल करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। और साथ साथ यूबी भी उन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में शामिल है जो कि स्टाफ ले ऑफ कर रहा है, जो अपने स्टाफ को कम से कम कर रहा है। क्यों कर रहा है? ओबियसली जो इकोनॉमिक हालात हैं पूरी दुनिया के, उसको मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, इसी हवाले से एक और अपडेट आई कि कुकोइन भी आने वाले चंद दिनों के अंदर शायद अपनी विड्रॉवल जो है वो पॉज कर दे, कि कुकोइन भी शायद इक्विटी क्राइसिस में जा रहा है। मार्केट में अच्छे खासे जो मेन स्ट्रीम यूं समझ ले के एक्सपर्ट्स थे,
जिनकी बड़ी अच्छी अच्छी फॉलोइंग है, उन्होंने ये रिपोर्ट्स करना शुरू की और मार्केट में एकदम पैनिक आया। इसके फौरन बाद कुछ घंटों बाद जनाब जो जॉनी कुकोइन के सीईओ हैं, उन्होंने ट्वीट की। वो उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उनका कहना यह है, बी वेयर ऑफ फड। आपने ये जितनी मार्केट में आपको पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कुकोइन के हवाले से, उन्होंने कहा है कि आप उससे बाखबर हैं। हमारे पास हमें वो कहते हैं हमें नहीं पता कौन ये मार्केट में अफवाहें इस तरह की फैला रहा है, लेकिन हमारे मैं जो कुकोइन की सूरत हाल है वो आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि पिछले माह हमने 150 मिलियन की फंड रेजिंग की है, जिसकी वैल्यूएशन जो है $10 बिलियन की है, मई में जो इन्होंने किया है। अच्छा, उसके बाद वी आर वन ऑफ द फ्यू प्लेटफॉर्म दैट आर स्टिल हायरिंग। यानी आपको पता है बाइनांस भी इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर स्टाफ को मजीद हायर कर रहा है। जो क्रिप्टो मार्केट का स्टाफ बेरोजगार हो रहा था, उसको वो अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग बेरोजगार ना हो। तो कुकोइन के सीईओ का क्लेम है कि हम भी उन कंपनीज में शामिल हैं जो कि हायरिंग कर रहे हैं। हमें अगर कोई क्राइसिस होता तो हम भी अपना स्टाफ जो है वो कट करते। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा है वी आर मोर एक्टिव इन बेयर मार्केट लॉन्चिंग न्यू फीचर्स। और वो इस बेयर मार्केट के अंदर भी मजीद जो कुकोइन में फीचर्स हैं उनको लॉन्च वगैरह कर रहे हैं। ये इनका वर्जन है। मार्केट में इस हवाले से अफवाह है कि भाई कुकोइन को भी लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकता है, ये ना हो कि कुकोइन भी जो है अपनी विड्रॉवल जो है वो बंद कर दें। अब मेरी बात की जाए तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि सिर्फ कुकोइन नहीं, आपने जितने भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, इवन बाइनांस क्यों नहीं है, आपने एक्स्ट्रा फंड एक्सचेंजेस में नहीं रखना है। क्योंकि एक्सचेंजेस में अगर आप फंड रखेंगे तो आपके फंड्स किसी भी वक्त फ्रीज किए जा सकते हैं, किसी भी वक्त स्टक हो सकते हैं। आपने एक्सचेंजेस में फंड्स वही रखने हैं जो आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए। तो मेरे कुकोइन में आपको पता है मैंने इथीरियम में एक बॉट ट्रेडिंग ली हुई है, $3000 की मेरी ये। फिर आपको पता है मैंने कुकोइन पे 100 KCS टोकन भी बाय किए हुए हैं। एक दो और टोकन है मेरे पास, वो अभी भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ, मेरे पास जो एक्स्ट्रा USDT पड़ा हुआ था मेरी सेविंग, उसको मैंने कुकोइन से इस अफवाह के बाद उसको मैंने यहां से निकाल के अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो आप कोशिश करें ना सिर्फ कुकोइन बल्कि जितने एक्सचेंजेस हैं वहां पे अपने फंड्स को सेव ना रखें। अच्छा, मैं भूल गया, आपको याद होगा आप में से जो लोग मेरे साथ मिनस्वाप पे स्टेकिंग करके बैठे हुए हैं एडा की, तो इस यकम को मुझे वहां से अपना रिवॉर्ड निकाल लेना चाहिए था, हार्वेस्ट कर देना चाहिए था। मैंने कल तो नहीं किया लेकिन मैं आज कर देता हूँ। ये इस वक्त देख रहे हैं मैंने जो अपना एडा और मिनस्वाप टोकन मैंने यहाँ पे स्टेक किए थे, तकरीबन उनकी वैल्यू जब मैंने किया था कोई 8000 एडा टोकन थे। तो एडा टोकन की यहाँ मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की तो मुझे एक माह में जो रिवॉर्ड आया तकरीबन 6000 मिनस्वाप टोकन और साथ मुझे 1.38 एडा टोकन भी मिले हैं। इनको मैं हार्वेस्ट करने लगा हूँ। अब मैं लास्ट मंथ जो मैंने किया था, मेरा ख्याल सिस्टम कंजेस्टेड, मुझे दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। लास्ट मंथ जो मैंने किया था वो मैंने मिनस्वाप टोकन को पहले एडा में कन्वर्ट किया, फिर एडा से मैंने USDT में कन्वर्ट किया। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी मैं अपनी जो थोड़ी मेरी ये जो पॉलिसी है इसको थोड़ा चेंज करूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं बजाय इसके कि इसको USDT में कन्वर्ट करूं, इसकी बजाय क्यों ना मैं इसको एडा में ही कन्वर्ट करूं ताकि मेरे एडा के टोकन जो है वो अर्न हो जाए। अभी ये थोड़ी देर में ट्रांजैक्शन कंफर्म होती है तो मेरे ये जितने 6000 मिनस्वाप टोकन होंगे इनको मैं एडा में कन्वर्ट करके रख लूंगा। अब दोबारा उसकी मैं स्टेकिंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेड पे जो 6000 इन केस के मेरे अकाउंट में आ जाता है बैलेंस मिन्स टोकन का, तो 6000 मिन्स टोकन के मुझे एडा टोकन कितने मिलेंगे? 300 ऑलमोस्ट 49 एडा टोकन मुझे मिलेंगे जो कि मैंने कन्वर्ट कर लेने हैं। अभी चूंकि इसको ट्रांजैक्शन को टाइम लगेगा तो इस वजह से मैं आपको होल्ड नहीं करवाना चाहता, लेकिन अगर आप लोग मेरा वेट कर रहे थे कि मेरे साथ आपने करना है तो आप इस तरह उसको, आपकी मर्जी, आप उसको मिनस्वाप को एडा में कन्वर्ट करके रख लें या आप USDT में कन्वर्ट करके उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक ट्विटर पे मैंने थ्रेड है जिसको मैंने रीट्वीट किया, तकरीबन 28 ट्वीट्स पे मुश्तमिल ये पूरा थ्रेड है। बड़ा खूबसूरत तरीके से क्रिप्टो मार्केट का ऑन चेन एनालिसिस है और ये बताने की कोशिश की गई है इस थ्रेड में कि क्या बिटकॉइन ने अपना बॉटम देख लिया या नहीं। ऑन चेन एनालिसिस करते हुए गो कि ये सारा जो एनालिसिस इस थ्रेड में बयान किया गया है, इसको टाइम टू टाइम मैं भी आपके साथ मुख्तसर जब जब ये अपडेट आती रही है मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूं। लेकिन चूंकि ये एक ही थ्रेड के अंदर सारा जो मैं आपको मुख्तलिफ औकात में बयान करता रहा हूं, एक ही थ्रेड में सारा बयान किया गया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने ये वाला थ्रेड लाजमी रीड करना है। अगर आपने ये देखना है कि मार्केट कितना नीचे गिर सकती है, क्या मार्केट ने अपना बॉटम देख लिया है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर इस एक थ्रेड के अंदर है।
ऑन चेन एनालिसिस है। ऑब्वियसली जब आप मार्केट का बॉटम या मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ ऑन चेन एनालिसिस ही मैटर नहीं करता, और बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कम से कम आपको ऑन चेन एनालिसिस से तो सिग्नल मिलना चाहिए कि भाई इज इट कंफर्म बिटवीन बॉटम, या कि यहाँ से मजीद नीचे मार्केट जा सकती है। इसको मैंने रीट्वीट कर दिया, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देख लें, वहां पे आप इसको अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। अच्छा आगे जी, की योंग जू जो क्रिप्टो क्वांट के ऑनर हैं, उन्होंने एक चार्ट शेयर किया, मैं चाहता हूं आपको दिखा दूं कि इस वक्त बिटकॉइन के जो होल्डर्स हैं वो कितने अंडर वाटर हैं, और जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो कौन कौन सा लॉन्ग टर्म होल्डर जो है वो कितना अंडर वाटर से मतलब यह है कि जिस प्राइस से उन्होंने खरीदा है उस प्राइस से प्राइस जब नीचे चले, उनकी बाइंग प्राइस से जब उस करेंसी की प्राइस नीचे चले जाती है तो उसको आप अंडर वाटर बोल सकते हैं। अच्छा जी, सबसे ज्यादा जो लॉस में है वो बिटकॉइन इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पिछले 1 साल से लेकर 1.5 साल के दौरान बिटकॉइन बाय किया है, और उनकी जो बाइंग है, ऐसे बिटकॉइन वॉलेट जिनकी बाइंग पिछले 1 साल से 1.5 साल के दौरान है, उनकी बाइंग है 47,397। अच्छा, अब 1.5 साल से पिछले 2 साल के होल्ड करने वाले बिटकॉइन की प्राइस है 17,040, यानी ऑलमोस्ट या ऑलरेडी इस प्राइस को टच कर चुकी है, यानी 2 साल तक बिटकॉइन जिसने बाय किया हुआ है वो अच्छा खासा लॉस में है। अच्छा, अब आगे आते हैं, 2 साल से 3 साल होल्डर्स हैं, उनकी प्राइस जो है वो 8,770। अच्छा, ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बता रही है, इसका मतलब यह है कि यहां पे आप बिटकॉइन की स्पोर्ट्स वैल्यू भी देख सकते हैं कि टेक्निकली देखा जाए तो इन प्राइसेस पे स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हैं जिन्होंने अभी तक मार्केट में सेल ऑफ नहीं किया। अच्छा, हैरान कुन तौर पे 3 साल से 5 साल के दौरान जो बीटीसी वॉलेट होल्डर्स हैं उनकी प्राइस बनती है तकरीबन 6,920। इसी तरह 5 साल से 7 साल के जो बीटीसी होल्डर्स हैं उनकी प्राइस बनती है $963, जबकि 7 साल से 10 साल पुराने जो वॉलेट्स हैं उनकी बीटीसी की बाइंग है $358, यानी अभी भी वो कई गुना प्रॉफिट है। ऐसे बिटकॉइन होल्डर जो पिछले 7 साल से लेकर 10 साल तक बिटकॉइन को होल्ड करके बैठे हैं, ऑब्वियसली वो मार्केट के बिग बिग वेल्स हैं। बल्कि मैं बिग वेल्स के बारे में एक और आपके साथ चार्ट शेयर करता हूं। ये देखें, जब से ये क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो रही है उस वक्त से लेके जो ऐसे बिटकॉइन वॉलेट्स जिनका बैलेंस 1,000 ज्यादा से है वो वॉलेट मजीद बिटकॉइन खरीद रहा है, यानी जो बिग वेल्स हैं इस वक्त जितना भी बीटीसी का स्टॉक सर्कुलेशन में है वो सारे का सारा, उसमें से 45% बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ बिग वेल्स के पास है। ऐसी वेल्स हैं जिनके पास बीटीसी 1,000 से ज्यादा है। और एक हैरान कुन बात और मैं आपको बताना चाहता हूं इस हवाले से कि ये बिग वेल्स पिछले चंद माह से हर माह 1,40,000 बीटीसी जो है मार्केट से उठा रहे हैं। अब आप इसका इंपैक्ट क्या मार्केट के ऊपर, इसकी प्राइस के ऊपर क्या हो सकता है, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करके बताता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हर 10 मिनट में एक बीटीसी जो है, हर 10 मिनट में 6.21 बीटीसी सर्कुलेशन में आता है। अगर एक दिन में, यानी 10 मिनट को अगर हम 1 घंटे पे करें तो यानी ये हो गया 6, यानी 1 घंटे में 6 बार 6.25 बीटीसी की सप्लाई में आता है। अगर इसको एक दिन को 30 दिन के साथ, यानी 6 को, क्योंकि हर दिन में 6 बार ऐसा होता है, सॉरी हर घंटे में 6 बार बीटीसी की सप्लाई मार्केट में आती है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 6 को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ। 144 बीटीसी 144 जो है टाइम बीटीसी की सप्लाई मार्केट में आती है, जो कि 6.25 है। अगर इस 144 को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4,320 बार कितनी सप्लाई आती है, 6.25। तो मार्केट में एक महीने में जो सप्लाई आ रही है वो आ रही है 27,000। अब ये जो सिर्फ बिग वेल्स हर माह जो बीटीसी उठा रहे हैं मार्केट से वो 1,40,000, तो सप्लाई तो आ रही है 27,000 और मार्केट से ये 1,40,000 उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सचेंजेस के पास बैलेंस पड़ा हुआ है वो बैलेंस, उसका स्टॉक कम हो रहा है, जो कि मेरा ख्याल है 2.4 मिलियन के करीब है। जितने मार्केट में एक्सचेंजेस हैं जहां से ये बिग वेल्स
और छोटी फिशेस, छोटे इन्वेस्टर, रिटेलर्स बिटकॉइन उठा सकते हैं, वहां की जो टोटल क्वांटिटी, जो टोटल स्टॉक अवेलेबल है बाइंग के लिए, वो है 2.4 मिलियन। दूसरे लफ्जों में आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये क्रिप्टो मार्केट मजीद लॉन्गर टर्म इसी तरह बैरिश रहती है और ये एक्यूमुलेशन करते जाते हैं, ये जो बिग वेल्स हैं, तो ये ज्यादा देर मार्केट बैरिश नहीं रह सकती। उसकी वजह यह है कि अगर हर माह 1,40,000 की सप्लाई कम होती जा रही है, 1,40,000 की, चले 1,40,000 में से 27,000 तो मजीद सप्लाई आ रही है ना। अगर 1,40,000 और ये जो 27,000 आ रही है, 27,000 में भी जरूरी नहीं कि ये जो माइनर्स हैं ये सेल आउट कर रहे हैं, मुमकिन है माइनर जो है वो सेल आउट ना करें। तो दूसरे लफ्जों में बिटकॉइन भी सप्लाई शॉक की तरफ जा रही है। अब मैं आपको इथेरियम का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। इथेरियम, आपको पता है कि इथेरियम जो है उसकी भी स्टेकिंग हो रही है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि बिटकॉइन के जो मुख्तलिफ होल्डर्स हैं वो किस किस प्राइस पे होल्ड करके बैठे हैं। आपको पता है, ये एक चार्ट की तरफ देखें, इस चार्ट का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि इथेरियम 2.0 पे जितना भी इथेरियम स्टेक हुआ है जो कि लॉक्ड है, अनटिल अनलेस कि उसका मर्ज नहीं हो जाता, उसका मेन नेट लॉन्च नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो इथेरियम अनलॉक नहीं होगा। और वो जो लॉक्ड इथेरियम है उसका 83% ऐसा है जो कि इस वक्त लॉस में है। इस वक्त इथेरियम की प्राइस जो है ऑलमोस्ट 1,000 के करीब ट्रेड हो रही है। तो जो 83% स्टेक्ड इथेरियम है उसकी बाइंग जो है $1,052 से ऊपर ऊपर है, जबकि सिर्फ 70% ऐसा है जो कि 1,052 की प्राइस से नीचे नीचे है। तो ये लॉक इथेरियम का मतलब यह है कि इथेरियम को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इथेरियम के मैं पिछले कई दिनों से आपको अपडेट भी करता आ रहा हूं कि मर्ज जो है वो होपफुली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगस्त के एंड तक, मुझे नहीं लगता कि नवंबर तक इनको पेंडिंग करना चाहिए। अगर ये अगस्त से भी ज्यादा आगे डाल देते हैं तो फिर इथेरियम के इन्वेस्टर के लिए बुरी खबर हो सकती है। अच्छा जी, अब आते हैं ऑक्सी इन्फिनिटी की कौन सी ऐसी न्यूज है, बल्कि मुझे कहने दे, अब उस स्टेज पे आ गया हूं कि मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ऑक्सी इन्फिनिटी एक टिकिंग बॉम्ब बनता जा रहा है, एक बहुत खतरनाक डेवलपमेंट करने जा रहा है। आपको मैंने कल के परसों बताया था कि ऑक्सी इन्फिनिटी अपनी लैंड की स्टेकिंग कर रहा है। उन्होंने एक दो दिनों में कर देनी, कल इन्होंने स्टेकिंग ऑन किया है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ये अपनी लैंड की स्टेकिंग करेंगे तो मार्केट का से मजीद पैसा अंदर आएगा, ऑक्सी इन्फिनिटी में आएगा, तो ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन पंप करेंगे। लेकिन मैं चार्ट में इसकी प्राइस देख रहा था, इसकी प्राइस डाउन जा रही है। मैंने ढूंढने की कोशिश की क्या वजह है, लैंड स्टेकिंग हो रही है। लास्ट टाइम जब इस तरह की कोई ऑक्सी इन्फिनिटी में डेवलपमेंट होती थी तो ऑक्सी इन्फिनिटी की प्राइसेस अच्छी खासी पंप करती थी, अभी प्राइस क्यों पंप नहीं कर रही? तो ये मेरे दोस्तों भाइयों इसकी वजह है। और ये खतरे की घंटी है उन इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन AXS में इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि AXS भी SLP की तरह हाइपर इन्फ्लेटेड होने लगा है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर लैंड खरीद के AXS टोकन जो है वो मिंट कर रहे हैं, यानी AXS टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हवा में आउट ऑफ थिन एयर जो है वो आ रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं आउट ऑफ थिन एयर आ रहे हैं? क्योंकि पीछे जो सरमाया अगर नहीं होगा, मजीद अगर सप्लाई आएगी तो पीछे जो AXS टोकन है उनकी वैल्यू डाउन होगी। मैंने जब कल के परसों मैंने आपको जब अपडेट किया उस वक्त इनकी एक लैंड की प्राइस तकरीबन 1.3 इथेरियम थी। इस वक्त अगर आप ऑक्सी इन्फिनिटी के ये देखें, ये पेज पे आए, तो होना तो ये चाहिए था कि लैंड की स्टेकिंग की अनाउंसमेंट के बाद इसके लैंड्स की प्राइस को पंप करना चाहिए था, लेकिन प्राइस जो है वो डाउन है। इसका मतलब यह है कि ये जितने सस्ते दामों लैंड्स लेके स्टेकिंग की तरफ जाएंगे वो AXS टोकन मिंट करेंगे, और जितना AXS टोकन नया सप्लाई आएगी पीछे, दूसरे लफ्जों में जो लॉन्ग टर्म AXS टोकन की सप्लाई में जो प्राइस है वो क्रैश होती देख रहा हूं। इट्स अ बेस्ट टाइम आप इसकी ड्यू डिलिजेंस करके, रिस्क मैनेजमेंट करके, तो फिर आप फैसला लें। अगर आप सवाना लैंड बाय करते हैं जो कि इस वक्त उसकी फ्लोर प्राइस जो है वो 1.2 इथेरियम है, तो डेली का आप जो AXS टोकन अर्न करेंगे 8 के करीब 0.08 AXS टोकन। अगर आपके पास फॉरेस्ट लैंड है तो उसकी 0.26 AXS टोकन, अगर आपके पास आर्कटिक लैंड है तो उसकी 0.74 है, इसी तरह मिस्टिक की 13, और अगर आप जेनेसिस आपके पास लैंड है जो कि 320 इथेरियम की एक लैंड आती है
तो आपको पर डे जो है वो 32 AXS टोकन मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यार इतना इथेरियम कौन इन्वेस्ट करेगा? लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एक मैंने वॉलेट है, उस वॉलेट ने जो तकरीबन 261 प्लॉट जो है वो स्टेक किए हैं, और आपको पता है डेली का वो कितने AXS टोकन मिंट कर रहा है? 234 AXS टोकन। तो इसका मतलब यह है कि अगर मजीद ऑक्सी इन्फिनिटी में पैसा नहीं आता तो हर दिन सिर्फ ये एक अकाउंट आपके पीछे मार्केट कैप से $3000 जो है वो निकाला है। ये आपको नजर आ रहा है 3.35 के डॉलर। एक और मैं आपको अकाउंट दिखाता हूं। इस अकाउंट ने 91 मिस्टिक प्लॉट्स जो हैं वो स्टे किए हैं, और इसको पर डे का 149। ये सिर्फ 2 अकाउंट ऐसे हैं जो कि $5000 हर रोज इधर से निकाल सकते हैं। और आप इमेजिन करें कि कितने ऐसे बिग वेल्स हैं जिन्होंने ऑक्सी इन्फिनिटी की लैंड्स बाय की हुई हैं, और की भी सस्ती में। अभी तो आपको लैंड्स बड़ी एक्सपेंसिव नजर आ रही है ना। मुमकिन है जब ये अर्ली टाइमिंग में लैंड्स वगैरह इन्होंने NFT सेल की हो, उन्होंने सस्ती में खरीदी हो, और इस वक्त जो है वो AXS टोकन का मार्केट कैप जो है वो डिप्लीट कर रहे हैं, उसको चूस रहे हैं। जितना वहां से पैसा निकलेगा, अगर मजीद पैसा नहीं आता तो ओबियसली AXS टोकन की प्राइस जो है वो मजीद क्रैश करेगी। मैं यही उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे अच्छी खासी प्राइस पंप करेगी, लेकिन मार्केट के जो सारे सेंटिमेंट्स हैं, शायद उस वजह से, या ऑक्सी इन्फिनिटी ने ऑलरेडी इन्वेस्टर को अच्छा खासा मायूस किया है। SLP की प्राइस आपके सामने है, रोन टोकन की प्राइस आपके सामने है। तो ये सब देखते हुए इन्वेस्टर ने मजीद पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। और अगर मजीद पैसा नहीं आता है तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है। आगे बढ़ते हैं जी। फाइनली जो 3 एरोज कैपिटल है, जिसके बारे में पिछले कई दिनों से आपको बता रहा था, माफी चाहता हूँ, आपको बार बार रेपिटेशन होती है, लेकिन ये डेवलपमेंट जो है इनके बारे में आपको अपडेट करना भी। अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका में बैंकरप्सी के लिए बाकायदा फाइल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब वो अमेरिकी हुकूमत से हेल्प ले रहे हैं कि लोग जो क्रेडिटर्स हैं, जिनसे उन्होंने लोन लेके आगे इन्वेस्टमेंट की थी और वो सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, अब वो जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे लोन लिया ताकि वो लीगल उनके खिलाफ एक्शन ना कर सकें, और जितने इनके यूएस एसेट्स हैं उनको वो बचाने के लिए उन्होंने अमेरिकी हुकूमत से हेल्प ली है। कानूनी तौर पर उन्होंने बाकायदा चैप्टर 15 जो बैंकरप्सी होती है वो फाइल कर दिया। दूसरे लफ्जों में ये कानूनी तौर पे अपने आप को प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं कि कोई जो क्रेडिटर है उनसे क्लेम ना करे, क्योंकि अब ये बैंकरप्ट हो गए हैं लीगल, और इसका रिपल इफेक्ट होगा पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। 3 एरोज कैपिटल को क्यों ये तबाह हुई? लूना में इनका अच्छा खासा स्टेक था। अब 3 एरोज कैपिटल के कहां स्टेक्स हैं आपको सेल्सियस का भी पता है, ब्लॉकिफाई, ये जितने आपको क्राइसिस में, ये सारे एक दूसरे के साथ, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, ये सारे एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सेल्सियस जो है अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। सेल्सियस ने अपना कर्जा भी मजीद उतारा है, तकरीबन कुछ मेरा ख्याल है कोई 20-30 मिलियन के करीब कर्ज उतारा है, और अपनी लिक्विडेशन प्राइस है उसको मजीद नीचे कर दिया कि BTC अगर 12,243 पे जाता है तो जाके इनका जो BTC है वो लिक्विडेट होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता सेल्सियस अभी भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। सेल्सियस ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको विड्रॉवल पॉज की हुई है, तो इस वजह से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद सेल्सियस जो है वो स्टे कर दे। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।